हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य और क्षेत्र के बारे में बता चुके हैं। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर आए बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं को लेकर आए हैं। और दोस्तों, आपको विद पिक्चर के द्वारा हम आपको समझाते चलेंगे कि किस तरह से बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएँ रहीं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो को समझ लेते हुए आगे। तो दोस्तों, यहाँ से शुरुआत करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। तो दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। इसे टॉपिक वाइज हम ले सकते हैं, जैसे कि अब एक नंबर पे ले लेते हैं शिक्षा प्रणाली। यहाँ की बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कैसी थी और किस प्रकार यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्तों शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। तो ये देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्धकालीन में बौद्ध मठों बौद्ध विहार में शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में स्थान स्थान पर बौद्ध मठों को स्थापित किया गया था दोस्तों। वहाँ पे बौद्ध मठ और बौद्ध विहार स्थापित किए गए थे। जिन बौद्ध मठों विहारों में धर्म की शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो दोस्तों, ये वहाँ पे क्या था, बौद्ध मठ बौद्ध विहार स्थित थे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए, बौद्ध मठ इस तरह के थे। ये देखिए, आप देख सकते हो ना, ये सब ये बौद्ध मठ होगा। जो चित्र आपके सामने है, यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु भी आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस समय के प्रमुख संस्थान जैसे नालंदा, वल्लभी, मिथिला आदि उच्च शिक्षा के केंद्र थे, जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा का केंद्र है। यानी उस समय के जो ये दोस्तों विश्वविद्यालय थे, वो आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने नाम भी सुना होगा, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी, मिथिला, ये सब नाम भी सुना होगा। तो इसे कैसे थे, देखिए इस तरह से वहाँ पे बौद्ध विहार और विश्वविद्यालय इस प्रकार के थे, आप देख रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर इसकी विशेषता आ जाती है। नंबर 2 पर आ जाती है प्रवज्य संस्कार। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है ये बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत। इस संस्कार में होता क्या, मैं आपको बताते चलूँगा, हम आपको बताते चलेंगे। देखिए, यह संस्कार बौद्धकालीन शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, जिसमें बालकों को मठ में प्रवेश हेतु प्रवज्य या पब्जा संस्कार करवाना होता था। यानी जब बालक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने जाएगा, तो उसे क्या करना होगा, प्रवज्य संस्कार। इसका शाब्दिक अर्थ था बाहर जाना, अर्थात घर से बाहर निकल के शिक्षा ग्रहण करना। शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर के बाहर जाना, और यह संस्कार मठों के बड़े भिक्षुओं द्वारा कराया जाता था। यानी जो मठ के बड़े भिक्षुक होते थे, उनके द्वारा ये जो था संस्कार कराया जाता था। और दोस्तों, ये छोटे जो बच्चे होते थे, उनका होता था। यानी प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार देखिए, यहाँ पे लिखा भी होगा कि यह संस्कार मठों के बड़े भिक्षुओं द्वारा ही कराया जाता था। विनय पिटक के अनुसार, जो इनका एक ग्रंथ है विनय पिटक, उसके अनुसार इसमें बताया गया था क्या क्या कराया जाता था। ये देखिए, इस तरह से इसमें उसको सिर को गंजा करके, यानी बाल को मुंडवा कर, और ये पीले वस्त्र धारण करके, और ये सब देखिए, यहाँ पे पीले वस्त्र धारण करके आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये पीले वस्त्र धारण करके यहाँ पे क्या था, प्रवज्य संस्कार का ही यहाँ पे कार्य चल रहा था। दोस्तों, ये देखिए, प्रवज्य संस्कार इस तरह से होता था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये विनय पिटक के अनुसार क्या था, देखिए यहाँ पे विनय पिटक के अनुसार छात्र सिर के बाल मुंडवाकर पीले वस्त्र धारण करके बौद्ध भिक्षु के चरणों में माथा टेकता और फिर पालथी मारकर बैठ जाता। 3 बार बुद्ध शरण गच्छामि, बुद्धं शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि का उच्चारण करता था, तथा उसे आचरण से संबंधित सभी आदेशों का पालन करना होता था। यह संस्कार 8 वर्ष के बालक का करना होता था। यानी सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर भी दिखाया कि यहाँ पे पीले वस्त्र धारण करने होते थे। देखिए, यहाँ पे पीले वस्त्र धारण। और दोस्तों, क्या था कि वहाँ पे बालों को मुंडवाया। देखिए, सभी के बाल यहाँ मुंडे हुए दिख रहे होंगे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चरणों पर ये यहाँ पे देखिए, चरणों में इसका उसके बाद उच्चारण करना होता है। बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, ये सब करना होता था उसको उच्चारण। उसके साथ क्या था कि दोस्तों, 8 वर्ष के बालक, यानी इसमें क्या था कि 8 वर्ष के बालक ही को दिया जाता है। इसके बाद बालक सामनेर कहलाता था और बौद्ध मठों में रहने दिया जाता था। लेकिन यह अधिकार विकलांग, दंडित तथा राज्य के कर्मचारियों, सैनिकों के लिए नहीं था। यानी ये जो था विकलांग बच्चों के लिए या राज्य के जो सैनिक कर्मचारी हैं उनके लिए नहीं था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 3 पे आता है, यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने उपसमता संस्कार। यह भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है। बौद्धकालीन शिक्षा
प्रणाली में प्रव्रज्य संस्कार के बाद दूसरा संस्कार महत्वपूर्ण है, वह था उपसमता संस्कार था, जिसमें बौद्ध मठों में 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने के बाद, यानी जैसे कि प्रव्रज्य संस्कार 8 वर्ष की आयु में हो गया, उसके बाद अगर 12 वर्ष तक वो वहाँ पर रहेगा मठों में या विहारों में, उसके बाद उपसमता संस्कार करना होता था, जो यानी 12 वर्ष की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद होता था। तो इसके बाद क्या था, उसके बाद इस संस्कार के बाद ही वह पक्का बौद्ध भिक्षु बन जाता था तथा उसका गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं रहता था। यानी जो उपसमता संस्कार यदि करा ले तो वह गृहस्थ जीवन से संबंध नहीं रखेगा, बल्कि वह बौद्ध भिक्षु बन जाएगा। फिर प्रव्रज्य संस्कार तो अल्पकाल के लिए होता था, यानी जो पहला जो संस्कार था जो 8 वर्ष की आयु में होता था, वो प्रव्रज्य संस्कार होता जो कम ही यानी 12 वर्ष के लिए ही होता था। लेकिन अब उपसमता संस्कार जो संपूर्ण जीवन के लिए बौद्ध भिक्षु बने रहने का संकल्प होता था, यानी 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो उपसमता संस्कार होता था उसमें क्या था कि पूर्ण रूप से यानी आजीवन आपको बौद्ध धर्म का पालन और बौद्ध भिक्षु बनकर रहना होता था। बौद्ध शिक्षा में 12 वर्ष की शिक्षा के बाद छात्रों को 2 रास्ते होते थे, यानी उसमें क्या था, प्रव्रज्य संस्कार 12 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने की या शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या होता था कि 12 वर्ष की गृहस्थ जीवन में यानी 12 वर्ष की शिक्षा के बाद छात्रों के 2 रास्ते होते थे। प्रथम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यानी या तो आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लें, या दूसरा रास्ता होता था द्वितीय जीवन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना तथा संपूर्ण जीवन बौद्ध भिक्षु बने रहना। इस संस्कार में अन्य बौद्ध को आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका चित्र भी दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या था कि जो 12 वर्ष की प्रव्रज्य संस्कार के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण कर लेता था तो उसके लिए 2 रास्ते हो जाते थे, या तो एक तरह से गृहस्थ जीवन में आप भाग ले सकते हैं यानी अपने गृह जीवन को संभाल सकते हैं, या दूसरा था इस तरह से बौद्ध भिक्षु बनकर पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार करना और बौद्ध भिक्षु बने रहना, ये सब इसके अंतर्गत आता था उपसमता संस्कार के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और क्या था इसमें दोस्तों, बौद्ध भिक्षु इसमें बना रहना पड़ता था, बौद्ध भिक्षु बने रहना था, और इस संस्कार में अन्य बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके बैठ जाता था तथा सभी उच्च जनतांत्रिक बहुमत के आधार पर निर्णय लेते थे कि वह उपसमता प्यार का अधिकार है, उपसमता संस्कार है दोस्तों, संस्कार का अधिकारी है अथवा नहीं। इसके बाद ही मठ का स्थायी सदस्य बनाया जाता था या बन जाता था, यानी उसके लिए जो बड़े लोग जो बौद्ध भिक्षुक थे वो इस चीज़ के लिए निर्णय लेते थे। और इसमें क्या करना होता था, तो 8 वचन इसमें धारण करने होते थे। कौन कौन से, वो प्रतिज्ञा के रूप में इस प्रकार धारण करने होते हैं। नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, नंबर 1 देखिए, वृक्षों के नीचे वास करना होता था। नंबर 2 भिक्षा पात्र का एकत्रित भोजन ही करना होता था। नंबर 3 भिक्षा में प्राप्त साधारण वस्त्र धारण करने होते थे। और नंबर 4 पे दोस्तों आ जाता है आपका, नंबर 4 पे था औषधि के रूप में केवल गौमूत्र का सेवन करना होता था, और चोरी न करना और हत्या न करना, मैथुन न करना, ये सब यहाँ पे कार्य थे इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आ जाता है नंबर 4। इसकी जो नंबर 4 विशेषता थी व्यावसायिक शिक्षा भी थी, यानी बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा का भी यहाँ पे निर्माण यानी व्यवस्था थी। बौद्ध काल में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग की स्थापना हुई तथा शिक्षा की व्यवस्था थी, जैसे भवन निर्माण, कताई बुनाई, मूर्ति कला, चित्रकला आदि। व्यावसायिक शिक्षा में मुख्यतः कृषि तथा वाणिज्य प्रदान की जाती थी। कि दोस्तों इसमें ये नहीं था कि हमेशा बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार करना, लेकिन इसके साथ साथ ये अन्य जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा भी उपलब्ध थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे छात्रों की दिनचर्या कैसी होती थी। छात्रों की दिनचर्या बौद्ध काल में बौद्ध काल आएगा। बौद्ध काल में छात्रों की दिनचर्या कठिन होती थी। छात्र बड़े अनुशासन में विचरण करते थे तथा वो भिक्षा लाना आदि गुरु के प्रति सेवा भाव रखते थे। सामनेर को 10 आदेशों का पालन करना होता था, यानी जो सामनेर होता था उन्हें 10 आदेशों का पालन करना होता था, अवश्य करना होता था। इन आदेशों को 10 शिखा प्रधान अर्थात दिक् शिक्षा पद के कहते थे। आदेश निम्न प्रकार के। नंबर 1 अहिंसा का पालन करना, सदाचारण। नंबर 2 सदाचारण करना, सत्य बोलना, सताहार लेना, मादक पदार्थों से दूर रहना, किसी की निंदा न करना, सरल जीवन व्यतीत करना। और इसके बाद
नृत्य तमाशा न से दूर रहना, अपरिग्रह अर्थात बिना किसी दिए वस्तु को न लेना, सोना चांदी आदि बहुमूल्य चीज़ों से दूर रहना और रहना था। ये दोस्तों कोई बहुमूल्य चीज़ धारण नहीं करना, ये सब था इसके अंतर्गत। तो दोस्तों इस तरह से इसमें ये था आपका। तो देखिए इस तरह से भिक्षा करना, भिक्षा लेना, ये सब इस तरह से वहाँ पे बौद्ध भिक्षु करते थे, जैसा आप इस चित्र में दिख रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, स्त्री शिक्षा कैसी रही। तो दोस्तों स्त्री शिक्षा की भी प्रणाली थी। वैसे तो बौद्धकालीन शिक्षा में के प्रारंभ में कई वर्षों तक यानी प्रारंभिक वर्षों तक स्त्री शिक्षा प्रणाली लगभग उपेक्षित रही यानी कम रही थी, लेकिन बाद में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षुओं के रूप में मठों में प्रवेश की अनुमति दे दी। स्त्री भिक्षु मठों में रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए विद्या ध्यान करते थे और पुरुषों से अलग रहते थे, यानी ये था कि वहाँ पर पुरुषों से वो अलग रहते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्त्रियों के लिए मठ का निर्माण अलग होता था तथा बुद्ध काल में स्त्री शिक्षा सामान्य परिवार की महिलाओं को शिक्षा का लक्ष्य था, परंतु निम्न वर्ग की स्त्रियों शिक्षाओं का प्रचार प्रसार लगभग नहीं था। यानी जो उच्च वर्ग की यानी उच्च जाति से जो आते थे यानी उच्च जाति विशेष से जो आते थे उनकी शिक्षा का व्यवस्था थी, लेकिन निम्न जाति विशेष के लिए लगभग कम ही थी। तो इसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे स्त्री शिक्षा को भी बुद्ध ने क्या दिया था यहाँ पे आदेश, यानी यहाँ पे बुद्ध जी ने क्या था स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा दिया था। यहाँ पे स्त्री को भी मठों में प्रवेश दिया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, नंबर 7 सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आ जाती है दोस्तों, कोई किसी भी व्यवस्था चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक चीज़ होती है वो होती है वित्त व्यवस्था, यानी उसे चलाने के लिए वित्त की व्यवस्था कहाँ से होती थी। तो बौद्ध काल में शिक्षा व्यवस्था संस्थागत रूप से ली जाती थी, इसलिए उसके लिए अच्छी तरह से संगठित तथा आर्थिक व्यवस्था आवश्यक थी। यानी वो क्या था, क्योंकि जगह जगह मठ विहार बने हुए थे यानी संस्थागत रूप में थी, तो इसलिए उसके लिए शिक्षा की वित्त व्यवस्था की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती थी। तो ये प्राप्त कैसे होती थी, बौद्ध मठों को पूर्ण रूप में शासन का संरक्षण प्राप्त होता था, यानी जो वहाँ के राजा वगैरह होते थे उन्हें कुछ उनका भी संरक्षण प्राप्त होता था। राजस्व, धर्मस्व, उपहार, दान, समाज द्वारा सहायता भी होती थी दोस्तों, और इसमें भिक्षा, शुल्क इत्यादि बौद्ध विद्यापीठ के आय के प्रमुख साधन थे। यानी कुछ लोग तो इसमें जो तो राजा महाराजा वो इसमें दान दिया करते थे, कुछ लोग उपहार दिया करते थे। ये सब क्या था कि उसके क्या था, इसे चलाने के लिए वित्त व्यवस्था होती थी। इसके बाद आगे आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ राजा महाराजा भी हैं जो आप देख सकते हो, और ये क्या है, ये बुद्ध जी के जो हैं प्रवचन सुन रहे हैं और इनसे खुश होकर ये इनमें कुछ दान वगैरह दिया करते थे, जिससे इनकी शिक्षा व्यवस्था चलती रहे। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बाद देखिए ये भिक्षाटन का भी मुख्य आदेशन था कि यहाँ भिक्षाटन से भी ये कुछ क्या था कि कुछ आय प्राप्त कर लेते थे। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, नंबर 8 पर आता पाठ्यक्रम। दोस्तों की पाठ्यक्रम कैसा था, इसकी ये विशेषताएं देखते हैं। बौद्ध काल शिक्षा को 2 भागों में प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में व्यक्त किया गया था। प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार लिखना तथा पढ़ना तथा गणित सिखाया जाता था तथा इसके साथ साथ बच्चों को बौद्ध धर्म की सामान्य शिक्षा का ज्ञान कराया जाता है। यानी दोस्तों जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जिसे हम प्राइमरी शिक्षा बोलते हैं, वो क्या थी कि उसमें गणित सिखाना, पढ़ना लिखना सिखाना और कुछ बुद्ध धर्म की सामान्य जानकारी देना सिखाया जाता था। साथ ही कुछ कला कौशल सामान्य शिक्षा दी जाती थी और उच्च शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को व्याकरण, धर्म, ज्योतिषी, आयुर्विज्ञान और दर्शन का सामान्य ज्ञान कराया जाता था। यानी जब प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब उच्च शिक्षा के अंतर्गत को ये सब कराया जाता था। क्या कि उन्हें कई ज्योतिषी ज्ञान, आयुर्विज्ञान और दर्शन शास्त्र का सामान्य ज्ञान ये देखिए दोस्तों कराया जाता था। उसके बाद विशिष्ट शिक्षा शुरू की जाती थी। विशेष शिक्षा में पाली, प्राकृत, संस्कृत भाषा सहित इन भाषाओं के व्याकरण, साहित्य, खगोल शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, न्याय शास्त्र या अन्य कई विषय थी जो इनका ज्ञान दिया जाता था। ये देखिए प्रारंभिक शिक्षा में इस तरीके से। तो दोस्तों ये प्रारंभिक शिक्षा में मान सकते जो छोटे बच्चे आते थे। और इसके बाद क्या था, साथ साथ बच्चों को बौद्ध धर्म की सामान्य शिक्षा का ज्ञान कराया जाता था। कुछ ही कला कौशलों की सामान्य शिक्षा दी जाती थी और उच्च शिक्षा के अंतर्गत व्याकरण, धर्म, ये आपको हम पहले बता चुके हैं, नक्षत्र आदि की भी यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। और उसके साथ देखिए यहाँ पे क्या था कि
कला कौशल, कताई बुनाई, रंगाई, भवन निर्माण, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ज्योतिष आदि विषयों को स्थान दिया गया था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अन्य शिक्षा भी हैं। देखिए जैसे नृत्य शिक्षा थी, तो ये सब शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके बताएं, और दोस्तों अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं, और दोस्तों यह डिस्काउंट में लिंक पर नीचे जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कमेंट करके बताएं, लाइक करें और दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।